नमस्कार मित्रों। आज इस क्लास में हम लोग बात करने चल रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की पोलैंड यात्रा के संदर्भ में, और पोलैंड यात्रा का महत्व क्या है, न केवल भारत के संदर्भ में बल्कि वैश्विक संदर्भ में। नॉट ओनली विद रिस्पेक्ट टू इंडिया बट with respect to the globe, we are going to discuss the significance of Modi's Poland visit. तो आप देखेंगे कि इस चर्चा में हम मुख्य रूप से 5 बातों पर बात करने चल रहे हैं। पहली, कि इंडो पोलिश रिलेशन के लिए इसका क्या महत्व है। दूसरा, जो रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, क्या उससे पीस कीपिंग की कोई संभावना इस यात्रा से बनेगी। तीसरी बात, जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है पोलैंड का, क्या वो अचानक से यूरोपियन यूनियन और सेंट्रल यूरोप में बढ़ रहा है या पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन में बढ़ रहा है, या भी देखेंगे। फिर भारत का यूरोपियन यूनियन और यूएस के साथ जो संबंध है उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, और साथ ही साथ नाटो के संबंध में भी भारत की क्या कोई नई भूमिका बनती है या किसी नए प्रकार का संबंध विकसित होने की संभावना है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। ये क्लास पूरी तरह से न केवल मुख्य परीक्षा बल्कि आपके प्रारंभिक परीक्षा को भी महत्व को ध्यान में रखते हुए हम तैयार कर रहे हैं। हम उन पर विशेष रूप से ध्यान देंगे जो आपका प्रश्न बन सकता है, उसके संदर्भ में क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए वहां भी। अब देखिए, मोदी की विजिट के कुछ की फैक्टर्स हैं। पहला, कि पोलैंड के जो है प्रधानमंत्री से बात करना है, उनका डिस्कशन होना है, जो कि आज हो भी चुका। फिर प्रेसिडेंट वहां के जो हैं उनसे भी बात करनी है। तो जहां प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के साथ उनकी मीटिंग और बातचीत हुई है, वहीं प्रेसिडेंट आंद्रेज जूडा के साथ भी उनका भारत उनकी मीटिंग हुई है, डिस्कशन हुए हैं विभिन्न मुद्दों पर। तीसरी बात, यहां से ये कीव जाएंगे यानी कि यूक्रेन जाएंगे, और यूक्रेन जाकर के वहां पर प्रेसिडेंट जेलेंस्की से भी इनकी आज मीटिंग है, और आपको पता है यूक्रेन के लिए निकल भी चुके हैं। अब देखिए, इस पूरे घटनाक्रम में कितने बिंदु ऐसे हैं जो हमारे लिए प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा का महत्व व्यक्त करते हैं। अगर देखें आप, तो पोलैंड जो है यूरोपियन यूनियन का 5वां सबसे बड़ा देश जनसंख्या की दृष्टि में। यानी कि अब देखो कि इतनी बड़ी, लगभग 40 मिलियन की जनसंख्या है, तो इतनी बड़ी जनसंख्या वाला देश जो जो है यूरोपियन यूनियन का 5वां सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है, ये प्री का फैक्ट भी है, ध्यान रखिएगा। उसके ध्यान में रखते हुए भारत के आर्थिक संबंधों के लिए बड़ा जरूरी था कि पोलैंड से एक नए समीकरण के तहत या एक नया स्ट्रेटेजिक जो है समीकरण तैयार किया जाए। इस पर हम लोग बात करेंगे। दूसरा, आर्थिक दृष्टिकोण से देखोगे तो 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है यूरोपियन यूनियन की। तीसरी बात, पोलैंड अपने जीडीपी का लगभग 4% डिफेंस पे खर्च करता है। रक्षा पर वो अपनी जीडीपी का लगभग 4% व्यय करता है, और उसी के ध्यान में रखते हुए आप यह भी देखें कि उसका नाटो के प्रति भी बहुत गहरा समर्थन है, और नाटो का सदस्य है ही है। और अब अगली बात जो और ज्यादा महत्वपूर्ण है, जब से रशिया और यूक्रेन का वार शुरू हुआ, ठीक है, उसके पश्चात से पूरे के पूरे यूरोपियन यूनियन के जितने भी देश हैं, सबके कुछ अपने हितों, फायदे, नुकसान आदि के कारण मतों में थोड़ा भिन्नता दिखी। लेकिन पोलैंड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द वॉर पूरी तरह से एक स्टैंड बना करके साथ खड़ा है यूक्रेन के, नाटो के, और इसके कारण
ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब पोलैंड का यूरोपियन यूनियन और सेंट्रल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे यूरोपियन यूनियन में एक बड़ा स्ट्रेटेजिक महत्व होने जा रहा है। फ्रैंको जर्मन अभी तक यानी कि फ्रांस और जर्मनी का जो दबदबा था इस रीजन में, खास करके नाटो के संदर्भ में और यूरोप में बड़ी शक्तियों के रूप में, शक्तियां अभी भी वो आर्थिक हैं, बड़ी हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि अब एक शिफ्ट होने जा रहा है इस पूरे क्षेत्र के डिफेंस और सिक्योरिटी में। पोलैंड का रोल बहुत बढ़ने वाला है। तो अब आप देखेंगे इस संदर्भ में जो हम चर्चा करना चाह रहे हैं इस पॉइंट पर कि डिफेंस और सिक्योरिटी के संदर्भ में इसका महत्व क्यों बढ़ने जा रहा है। तो आप देखें, जब से यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध छिड़ा तब से 2 मिलियन से ज्यादा रिफ्यूजीज पोलैंड ने लिए हैं, किसी को मना नहीं किया। यूक्रेन से जाने वाले जो भी शरणार्थी हैं सबकी समस्त जो है आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके पोलैंड लगातार मदद कर रहा है। यहां तक कि बहुत से शरणार्थियों को जहां तक संभव हो सक रहा है वहां पर एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है। दूसरी बात, पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन और यहां तक कि पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन और यहां तक कि यूएस के द्वारा भी जो कुछ सुख सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, सुख तो नहीं कहूंगा, सुविधाएं, आर्म्स सप्लाई, बहुत सारी चीजों की जो सप्लाई वगैरह हो रही हैं वे पोलैंड के थ्रू बहुत ज्यादा हो रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ध्यान से अगर आप सोचें तो रशिया के संदर्भ में या रशिया को ध्यान में रखते हुए यूरोपियन यूनियन में इस समय पोलैंड सबसे ज्यादा स्ट्रेटेजिक कंट्री बन चुका है और आगे आने वाले वर्षों में भी ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि पोलैंड जो है इस पूरे के पूरे रीजन में सुरक्षा और रक्षा, डिफेंस, सिक्योरिटी दोनों में बड़ी भूमिका निभाने वाला है। ये ध्यान में रखने की बात है। अब जो है अगली बात हम लोग करते हैं। अगली बात यह है कि पीएम मोदी का जो रूस की यात्रा थी कुछ समय पहले, उस यात्रा के पश्चात भारत के प्रति अमेरिका का भी असंतोष जाहिर हुआ था। साथ ही साथ यूरोपियन यूनियन के अनेक देशों में भी थोड़ा असंतोष था। अमेरिका ने स्पष्ट रूप से असंतोष को व्यक्त भी किया था। दूसरी बात, केवल विजिट की ही नहीं, यदि आप देखेंगे तो यूनाइटेड नेशंस में जब वोटिंग की बात आई यूक्रेन के फेवर में या रशिया के फेवर में, तो भारत ने क्या किया था, एब्सटेन किया था अपना मत। उसने किसी के फेवर में कोई मत नहीं दिया और ना किसी के अगेंस्ट में दिया। इसको भी लेकर के अमेरिका में थोड़ी सी नाराजगी देखी गई भारत के प्रति। अब उसके अलावा एब्सटेन तो करा ही करा हमने, साथ ही हमने आज तक यानी कि भारत ने रसिया की आलोचना भी नहीं की, जबकि वेस्ट जो है यानी कि पश्चिमी देश इस बात की अपेक्षा कर रहे थे कि भारत कम से कम रूस के विस्तारवादी रवैये का विरोध तो करेगा ही करेगा, कुछ नहीं तो एक क्रिटिसिज्म की अपेक्षा अमेरिका सहित यूरोप के भी देश कर रहे थे। ऐसी स्थिति में जब पिछले कुछ समय पहले भारत से प्रधानमंत्री रूस गए तो ये असंतोष थोड़ा और बढ़ा। अच्छा, यदि आपको याद हो तो कुछ और समय पहले जब हम रशिया यूक्रेन वॉर शुरू होने के बावजूद भी रूस से तेल ले रहे थे, ऑयल ले रहे हैं, तो इस पर भी अमेरिका में कड़ा विरोध का सामना भारत को करना पड़ा था। किंतु भारत ने अपना स्टैंड बिल्कुल वैसा ही रखा। अब देखिए अगला मुद्दा, पोलैंड का स्टैंड रशिया और यूक्रेन वॉर के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए
तो पोलैंड ने अपना दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट रखा, शुरू से रखा, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा कि वह सभी स्तरों पर पोलैंड की मदद कर रहा है। ऐसे में भारत का पूरे यूरोपियन यूनियन, यूक्रेन, रसिया, अमेरिका सभी के साथ संतुलन स्थापित करने के लिए यह आवश्यक हो गया था कि पोलैंड के साथ रिश्तों में जरा गर्माहट लाई जाए। इसके अलावा और भी जरा बातें देखिए। अब जो है यह लगभग स्पष्ट हो गया है, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं, फिर बोल रहा हूं, ये लगभग पूरा तरह से पूर्ण रूप से स्पष्ट हो गया है कि जो पावर एक्सिस है यूरोपियन यूनियन में वो शिफ्ट हो रहा है, और वो शिफ्ट फ्रैंको जर्मन से पोलिश की तरफ हो रहा है। फिर से ध्यान दीजिए, फ्रांस और जर्मनी की जो क्या कहते हैं मेन भूमिका थी, इस फ्रांस और जर्मनी की मुख्य अथवा की रोल के बजाय अब पोलैंड जो है उसकी तरफ झुक रहा है। और यदि हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी स्थिति को कमजोर नहीं होने देना चाहते तो क्या होना चाहिए, आपको तो पता ही है, बैलेंस ऑफ पावर एक बड़ी चीज है। लेकिन उसके अलावा भी यदि भारत ने नाम से, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट से बहुत आगे निकल चुका, अर्थात अब भारत लोगों से रिश्ते संबंध बना रहा है। जैसा कि अभी आपने देखा कि कल मोदी जी ने अपने भाषण में भी कहा कि बहुत लंबे समय तक भारत का यह दृष्टिकोण रहा कि वो भिन्न भिन्न सभी या दुनिया के सभी देशों से एक निश्चित दूरी बना करके रखे, वो बदल गया है। अर्थात गुटनिरपेक्ष आंदोलन से हट करके अब हम रिश्ते बना रहे हैं, यह बात भी स्पष्ट रूप से कल मोदी जी ने कही। अब देखिए, अगर पूरे के पूरे यूरोपियन यूनियन में ये बड़ा शिफ्ट दिखने लग गया है, इसकी चर्चा भी होने लगी है डिप्लोमेटिक लेवल पर और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लेवल पर, तो भारत का इसके प्रति रिस्पॉन्ड करना अति अनिवार्य हो गया था। और इसलिए भी भारत की यह पहल, प्रधानमंत्री मोदी का पोलैंड जाना, वास्तव में भारत के सभी प्रकार के हितों के लिए अति आवश्यक कदम था, चाहे वह आर्थिक हो चाहे सामरिक हो। अच्छा, सामरिक रिश्ता अभी पोलैंड से हमको डेवलप भी करना है, इसके लिए भी बड़ा जरूरी था कि पोलैंड के साथ बायलैटरल रिलेशंस को और मजबूत किया जाए। अच्छा, बीच क्लास में मैं आपको यह बता दूं कि आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें और शेयर करें। और एक बात, यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, यूपीएससी, स्टेट सिविल सर्विस दे रहे हैं, तो कृपया ध्यान रखें, मेरे सभी बिंदु जो मैं आपके समक्ष एक्सप्लेन कर रहा हूं, इनको बढ़िया से नोट कर लें, ये आपकी परीक्षा में बहुत काम आने वाले हैं। और वीडियो को जरा शेयर भी कर दीजिए, है ना। चलिए, तो अब देखिए कि इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक पार्टनर यूरोपियन यूनियन में चाहिए ही चाहिए, जो अभी तक संभव नहीं हो पाया है। सामरिक महत्व का, सामरिक साझेदारी वाली बात, स्ट्रॉन्ग जो है पार्टनर हमारा कोई भी नहीं बना है। इस दृष्टि से भी यदि देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। ठीक, अब एक और बात, जरा चलते हैं अर्थव्यवस्था की ओर, क्योंकि आप जानते हैं कि ट्रेजरी इज द स्टेट, राजकोष ही राज्य है, धन ही राज्य है। जिस देश के पास जितना अधिक पैसा है वही देश उतना अधिक मजबूत माना जाता है ना। ये बात हम सभी जानते हैं। तो चलिए देखते हैं कि पोलैंड जो है, हालांकि अब यूरो जोन का
यूरो, वहां की जो यूरोपियन यूनियन की मुद्रा, उस जोन का मेंबर तो नहीं रहा, लेकिन 1965 एनवर्ड, 1965 एनवर्ड जो इसकी ग्रोथ है इकोनॉमिक, वो लगातार बनी हुई है और तेजी उसमें अभी भी बनी हुई है। जबकि यूरोपियन यूनियन के अनेक देश ना केवल अर्थव्यवस्था के स्तर पर कमजोर हुए हैं, अनेक देश, बल्कि उनकी जो अर्थव्यवस्था की वृद्धि की या समृद्धि की गति है वह भी स्लो हुई है। ऐसी स्थिति में पूरे यूरोपियन यूनियन में भारत का पोलैंड के साथ एक बेहतर संबंध होना अति आवश्यक था। और मैं भारत और पोलैंड के बैकग्राउंड के साथ अभी हमारे कितने प्रकार के एग्रीमेंट्स हैं उस पर भी एक क्लास दूंगा। ये अभी केवल महत्व की क्लास है, इंपॉर्टेंस ओनली। चलिए तो आगे देखते हैं। अब भारत जो है न केवल आर्थिक, सांस्कृतिक, डिफेंस, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, एजुकेशन, बल्कि स्ट्रेटेजिक, सामरिक क्षेत्र में भी पोलैंड को अपना एक बहुत ही मजबूत भागीदार और पार्टनर के रूप में देख रहा है। हमें अच्छे से पता है कि पहली बार 1954 में भारत और पोलैंड के बीच जब औपचारिक रूप से द्विपक्षीय रिश्तों की शुरुआत हुई, फिर 1957 में पोलैंड का दूतावास दिल्ली में खोला गया और भारत का दूतावास वारसा में खोला गया। तब से लेकर आज तक हमारे रिश्ते धीरे 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 मजबूती की ओर ही बढ़े हैं। भारत और पोलैंड के रिश्तों के बीच कोई बहुत हिकअप्स नहीं है, उतार चढ़ाव भी नहीं आए। ये अलग बात है कि भारत का कोई भी प्रधानमंत्री 1979 के बाद पोलैंड की यात्रा पे ही नहीं गया। ये अलग बात है कि ज्ञानी जैल सिंह साहब 1986 में जा चुके हैं वहां, लेकिन वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। ठीक है। और आश्चर्यजनक बात आप जानते हैं, वहां के यूनिवर्सिटीज में भी भारत से संबंधित एजुकेशन चलता है, और तो और वहां संस्कृत की शिक्षा भी दी जाती है। और इसके अलावा आप तमाम जगह सुन भी रहे होंगे कि कोल्हापुर के राजा महाराज दिग्विजय सिंह जी के राज के दौरान पोलैंड से लगभग 6000 शरणार्थी भारत आए थे, जिन्हें नवानगर में शरण दी गई थी महाराजा द्वारा। इसीलिए महाराजा को वहां गुड महाराजा कहा जाता है। और 89 में 1989 में उन्होंने गुड महाराजा स्क्वायर भी बनाया। वो सब बातें दूसरी क्लास में डिटेल में करेंगे, यहां केवल महत्व की बात कर रहे हैं। अब देखिए, तो हमारा सांस्कृतिक, आर्थिक, रक्षा के क्षेत्र में भी हम चाह रहे हैं कि बढ़िया मजबूत रिश्ता बने। अभी थोड़ा थोड़ा कम है, ठीक है। फिर विज्ञान और प्रौद्योगिकी में, इन सब में हमारे एग्रीमेंट हो चुके हैं, सब में एग्रीमेंट है, यहां तक कि एग्रीकल्चर में भी है, ठीक है। तो लगभग जितने भी बायलेटरल संबंध होते हैं उन सभी क्षेत्रों में हमारे संबंध हैं और एग्रीमेंट हैं जो है दोनों देशों के बीच। और भारत का एक बहुत बड़ा जनसंख्या वहां रहता है। अभी आपने देखा इंडियन डायस्पोरा को किस प्रकार भारत के प्रधानमंत्री ने एड्रेस भी किया, तो वहां एक बड़ा डायस्पोरा भी है, ठीक है। लेकिन अब देखिए, भारत के लिए पोलैंड को और अधिक मजबूती के साथ अपनी ओर लाना क्यों जरूरी था? इसलिए भी जरूरी था क्योंकि इस पूरे क्षेत्र में, खास करके सेंट्रल यूरोपियन क्षेत्र में, जिसे पहले ईस्टर्न यूरोप भी कहा जाता था, इस ओर चाइना ने अपना बहुत ज्यादा विस्तार किया है पिछले 10-15 वर्षों में। तो चाइना का जो एक्सपेंशन हुआ है, चीन का जो प्रभाव बढ़ा है, उसको भी कंटेन करने के लिए यह जरूरी था भारत के लिए कि भारत इस पूरे क्षेत्र में जो
पावर शिफ्टिंग हो रही है फ्रैंको जर्मन से पोलैंड की ओर, उसको ध्यान में रखते हुए एक मजबूत रिश्ता कायम करे और थोड़ा रिश्ते में गर्मजोशी भी लाई जाए। अब इसके बाद हम लोग आते हैं कि क्या अब रूस और यूक्रेन के युद्ध का समापन होगा। इस पर भी बात करनी बड़ी जरूरी है। ठीक है, आपको पता है ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आप देख रहे होंगे चारों तरफ चल भी रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री पोलैंड से यूक्रेन जाएंगे, कीव जाएंगे, प्रेसिडेंट जेलेंस्की से मिलेंगे और उसके बाद फिर पोलैंड वापस आएंगे। 10 घंटे ट्रेन से जाना है और 10 घंटे वापस आना है। तो ऐसा क्या है, ऐसा कौन सा मामला है जिसे उन्होंने पोलैंड से सुना है, पोलैंड के प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री से चर्चा की है जिस पर उन्होंने, और ऐसी कौन सी चीजें हैं जिस पर वो विचार विमर्श करने के पश्चात प्रेसिडेंट जेलेंस्की से मिलेंगे और जेलेंस्की से मिलने के बाद पुनः पोलैंड आएंगे। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ तो होने वाला है। ठीक है, तो इसमें क्या है, सीधी सी बात है कि रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ते हुए तनाव अभी क्या हुआ और बड़ा है। अभी यूक्रेन ने मॉस्को की तरफ खूब बमबारी की है, बहुत कुछ हुआ है ना इधर 2-3 दिनों 4 दिनों में। यानी कि ऐसा लग रहा है कि ये युद्ध तो समाप्ति की ओर जाएगा ही नहीं। ऐसे में भारत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका पीस मेकिंग प्रोसेस में कर सकता है, क्योंकि आप जानते हैं रूस का अमेरिका से बैर पुराना है, तो दूसरी ओर यूरोपियन यूनियन से भी कोई बहुत उसके, यूरोपियन यूनियन के तमाम देशों के साथ उसके बहुत अच्छे रिश्ते नहीं हैं। तो यह सब भावना व्यक्त की जा रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि प्रधानमंत्री मोदी शायद रूस के राष्ट्रपति को मना सकते हैं। इसीलिए पूरा विश्व जो है प्रधानमंत्री मोदी की ओर देख रहा है। अब कल के स्टेटमेंट से, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिए गए वक्तव्य से भी कुछ कुछ बातें क्लियर हो रही हैं। जैसे उन्होंने कहा कि ये समय जो है किसका नहीं है, युद्ध का समय नहीं है, इट इज नॉट द टाइम फॉर वॉर। ठीक है, फिर वो कहते हैं कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, ना ये युद्ध का समय है और ना ही यह युद्ध का कोई युग है। फिर वो कहते हैं कि जितने भी मतभेद हों वैश्विक स्तर पर, नाम नहीं लिया रूस यूक्रेन का लेकिन इशारा तो सबको पता है, उनके साथ क्या करना चाहिए, तो उनका समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी से निकाला जाना चाहिए। इससे भी यह स्पष्ट हो रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री पीस मेकिंग प्रोसेस में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, अर्थात भारत एक बड़ी भूमिका पीस मेकिंग प्रोसेस में निभा सकता है। तो इन तमाम बिंदुओं को यदि आप देखते हैं तो आपको पता चलता है कि भारत के लिए, भारत के हितों के लिए भारत के प्रधानमंत्री मोदी की पोलैंड यात्रा सर्वथा अति महत्वपूर्ण है। इट इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट इन ऑल द पर्सपेक्टिव। दूसरी ओर हम यह भी अपेक्षा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा के पश्चात भारत और पोलैंड के आर्थिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। वैसे मैं बता भी दूं आपको यहाँ पर एक छोटी सी बात कि पोलैंड जो है बहुत बड़ा आर्थिक साझीदार है, पार्टनर है भारत का। जिन सभी बातों की चर्चा हम लोग एक पूरे के पूरे इंडो पोलिश रिलेशन पर आएंगे, उस टॉपिक का ही नाम होगा भारत पोलैंड संबंध। फिर उसमें जो है हम पृष्ठभूमि से लेकर के विभिन्न प्रकार के जो एग्रीमेंट्स हैं दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय, उन पर चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार महत्व के इस क्लास में इतनी ही बातें हैं मित्रों। बस ध्यान दीजिए, सभी बिंदुओं पर ध्यान से अपना विचार बनाइए और इनको नोट डाउन जरूर करके रखिए, जिससे कि आपका एग्जाम बेहतर हो सके, आपका परफॉर्मेंस बेहतर हो सके। धन्यवाद।